एक रात मंजरी अपनी नाव में सवार नदी किनारे बैठी थी और उसी समय एक माझी अपनी नाव के साथ वहां मौजूद था, जिसने अपना चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था। एक आदमी अपने छोटे भाई के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसका छोटा भाई का सर फटा था और उसको गंभीर चोट आई थी। भाई साहब, मेरे भाई को जल्दी ही वैद्य जी के पास ले जाना होगा, वरना इसकी मौत हो जाएगी। आइए भाई साहब, मेरी नाव में आइए। अरे चुप कर भाई साहब, आप मेरी नाव में आओ, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। शुक्रिया भाई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल आपको दे दूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? पैसे नहीं है तो हम लेकर भी नहीं जाने वाले, पहले पैसे लेकर आओ। उस माझी ने गंभीर हालत में देखते हुए भी उसको ले जाने से इनकार कर दिया। भाई साहब, आप मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ, आप पैसे मत देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। वो आदमी अपने भाई को मंजरी की नाव में बैठाने ही वाला था कि तभी बस बहुत हुआ इस मंजरी का, अब हम इसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। यह हमारा धंधा चौपट करके ही मानेगी। अगर तुमको बिना पैसों के नहीं जाना तो मुझे इसे ले जाने दो। बेचारा कितने दर्द में है, आपको दिखता नहीं? इसको जल्दी ही वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। हाँ दिख रहा है, लेकिन हम तुझे फ्री में नहीं ले जाने देंगे। मैं इसे आज वैद्य तक पहुंचा कर रहूंगी। यह सुनकर उस माझी को गुस्सा आ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ मुखिया जी, फिर आगे क्या हुआ? अगली रात से मंजरी अपनी नाव के साथ नदी किनारे नजर आने लगी और उसने सभी माझियों के दिल में डर का माहौल बना दिया। माझियों को वो अपनी कहानी बताती और उन पर जानलेवा हमला भी करती। इसलिए सभी माझियों ने नदी में नाव चलाना छोड़ दिया। रोजाना रात के समय सिर्फ मंजरी की नाव ही नदी में नजर आती और वो जो भी उसकी नाव में बैठ जाता वो या तो नाव गायब हो जाता या फिर मर जाता। रमेश को मंजरी की दास्तान बहुत दुख भरी लगी। वो एक लेखक था, इसलिए वो मंजरी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा और उसी के बारे में उसने लिखना भी शुरू किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात निराजनी को लेबर पेन शुरू हुआ। जल्दी से वैद्य को बुला कर लाइए। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। रमेश मुखिया के घर पहुंचा तो वहां हवेली के बाहर ही एक आदमी बैठा हुआ था। बिरजू काका, वो मुखिया जी कहाँ हैं? बेटा, मुखिया जी तो किसी काम से बासी के गांव गए हैं, 2 दिनों में वापस आएंगे। मुझे मदद की बहुत जरूरत है। निराजनी को दर्द शुरू हो गया है। मुझे इस समय किसी वैद्य के पास जाना होगा, जिसके पास दाई माँ भी हो। बेटा, गांव में कोई वैद्य या दाई माँ नहीं है। तुमको महीनपुर गांव में ही वैद्य जी और दाई माँ मिल सकती है, लेकिन वहां जाने के लिए अभी तुमको कोई टांगा नहीं मिलेगा और नदी के जरिए तुम वहां जा नहीं सकते। सुबह से टांगे चलना शुरू होंगे तो तभी कुछ हो सकता है। नहीं, सुबह तक भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? मेरी बीवी कभी भी माँ बन सकती है। बेटा, रुकना तो पड़ेगा। बताओ कैसे जाओगे? मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई टांगे वाला तुमको वहां मिलेगा। रमेश निराजनी को लेकर सरहद पर रवाना हो गया, जहां एक तरफ नदी थी और उसके ऊपर पुल जा रहा था। उसने देखा कि पुल काफी ऊंचाई पर है और वहां कोई भी टांगा नहीं है। क्या करूं? अब तुमको कैसे लेकर जाऊं मैं? तभी नाव के पतवार और चप्पू की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि नदी किनारे नाव लेकर मंजरी आ रही है। उसे देखकर एक पल को रमेश सन्ट रह गया, लेकिन तभी निराजनी। रमेश को अब कुछ समझ नहीं आया और उसने निराजनी को उठाया। संभल कर निराजनी। उसने निराजनी को माझी की नाव में बिठाया।
हमें अगले छोर पर जाना है, महिमपुर गांव। मेरी बीवी को वैद्य जी और दाई माँ की सख्त जरूरत है। ये सुनकर माझी ने नाव चलाना शुरू किया। आधी रात के समय किसी के साथ नाव में सफर करना, ये जानते हुए भी कि वो एक आत्मा है, ये बहुत ही डरावनी बात थी। लेकिन आज रमेश ने ठान लिया था कि वो अपने होने वाले बच्चे और निराजनी की जान बचाकर रहेगा। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। निराजनी बहुत दर्द में थी और वो मंजरी के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान अपने दर्द पर था। पता नहीं आज मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। पता नहीं ये आत्मा हमें सही सलामत वहां महिमपुर छोड़ेगी भी या नहीं। हाँ, सामने कुछ ही दूरी पर अब इन दोनों को किनारा नजर आ रहा था। रमेश को इस बात की खुशी थी कि अभी तक मंजरी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। ये देखकर रमेश को थोड़ी राहत मिली। आप इतनी देर में क्यों नाव चला रही हैं? मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी कीजिए ना। ये सुनकर मंजरी को गुस्सा आ